फोटो रिस्पिरेशन या C2 साइकिल का यह दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस स्टोरी को एक तरीके से एक्सप्लेन किया, इसके फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया। अभी जो है इसका बायोकेमिकल जो एक्सप्लेनेशन है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, वो हम लोग करेंगे। जब इसका बायोकेमिस्ट्री देखते हैं हम लोग, इसमें कुल 10 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज अ 10 एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। लेकिन 10 एंजाइम जो है वो किसी एक ही सेल ऑर्गेनेल में नहीं रहता है, बल्कि 10 एंजाइम 3 सेल ऑर्गेनेल में बटा होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर हम वन करें स्टेप, तो ये वन स्टेप हो कह रहा है, ये हम बोलते हैं कि अभी जो वन स्टेप हो रहा है ये क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। ऊपर ही लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि रुबिस्को का काम चल रहा है स्टेप। और क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम को हम लोग ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? अब स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो सबसे पहले आरयूबीपी का बनाना पड़ेगा। आरयूबीपी मतलब रुबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो राइबोलोज जो है वो 5 कार्बन का एक कीटोज शुगर है। तो देखिए 5 कार्बन खींच दिया। चूंकि कीटोज है, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन है, पहले कार्बन पर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, पांचवें कार्बन पर भी इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, बाकी कार्बन पर HOH है। ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं RUBP। RUBP यही कंपाउंड कहते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल होता है। अब इसके साथ कौन जुड़ रहा है भाई? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कौन सा एंजाइम है यहां पर? रुबिस्को है। और ऑक्सीजन जुड़ते ही यहां पर 4 H+ आयन जो होता है वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद उसको कोई पिकअप करता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि रिलीज होके वैसा बेकार का चला गया, बिल्कुल नहीं, वो कुछ काम करता है। अब 5 का जो टुकड़ा हो रहा है वो 2+3 में हो रहा है। तो पहले 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट की बात होगी। देखिए कैसे दिखता है ये फॉस्फोग्लाइकोलेट, CH2। ये हो गया फॉस्फोग्लाइकोलेट। और क्लियर कट हम लोग देख रहे हैं इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, और ऐसे बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। प्लस 2 ही मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। वो कैसा दिखता है? 3 कार्बन का, ये तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट है, सेकेंड कार्बन पर OH है, और ये जो प्रोडक्ट कहलाया इसे हम लोग बोलते हैं 3PGA। हम सब जान रहे हैं 3PGA का हिसाब लग गया C3 साइकिल में। अब जो है 3 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है उसकी कहानी आगे बढ़ रही है। तो जब कहानी आगे बढ़ रही है तो बढ़ाते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 भी कहाँ हो रहा है? जब तक हम जगह नहीं बदलेंगे वो भी क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है। और इसमें हो रहा है डीफॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट को हटाना है। किससे हटाना है? तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से हटाना है। 2PGL, ये शॉर्ट फॉर्म जो है PGL लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो बाद हम खुद ही ढूंढेंगे कि ये PGL क्यों लिखा है ना। ये है 2PGL, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इससे फॉस्फेट को क्या करना है? निकाल बाहर करना है। कर देते हैं भाई। ये कंपाउंड है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, 2PGL। 2 मॉलिक्यूल है ये, इसको भूलना नहीं हम लोग। अब इससे जब दोनों मॉलिक्यूल फॉस्फेट इससे जब 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट, मतलब एक से तो एक ही निकलेगा। इस प्रक्रिया में पानी की जरूरत पड़ती है, चूंकि ये ब्रेकडाउन है, फॉस्फेट ब्रेकडाउन है।
और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई है तो दो वाटर, तो दो फॉस्फेट बाहर निकला। जो एंजाइम का नाम है, वो एंजाइम का नाम है 2PGL फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज, आप इसको फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज भी कह सकते हैं। अब यहां अगर ये निकल गया तो OH आएगा। रिजल्ट क्या हुआ? अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट की जगह अब ये सिर्फ क्या हुआ? ग्लाइकोलेट। तो नाम पड़ गया ग्लाइकोलेट। C2 कंपाउंड है, सभी दो ही कार्बन है। ये चूंकि दो मॉलिक्यूल से चल रहा था, ये दो मॉलिक्यूल आए। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो अब ग्लाइकोलेट है, इसको कहाँ जाना है अब? पेरोक्सिसोम। तो जो स्टेप 3 होगा, वो स्टेप 3 कहाँ होगा? पेरोक्सिसोम। तो हम लोग लिखते हैं स्टेप 3। लेकिन स्टेप 3 से ऊपर क्या लिखते हैं? पेरोक्सीजोम। तो ये एक मामला आ गया कि भाई पेरोक्सिसोम में काम शुरू होने वाला है। शुरू करते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, अब इसको ऑक्सीजन मिलने वाला है। ये जो ऑक्सीजन मिलता है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन में मिलता है। यूनिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कि इसको दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलेगा, 2O2। वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ एंजाइम है। उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, तो दो मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाता है। हम ऐसे सो लिखते रहे कि तो निकल गया बाहर। बट एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अभी भी सिस्टम में मौजूद है। और जो प्लांट सांस लेता है, वहां से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन उसको और मिल गया। तो फिर से ये क्या हो गया? दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो गया। दो मॉलिक्यूल की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये ग्लाइकोलेट भी क्या है? दो मॉलिक्यूल है। एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन चूंकि दो है इसलिए हम हर जगह दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिख रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया जो है वो एंजाइम के कंट्रोल में है। और एंजाइम के कंट्रोल में है तो एंजाइम का भी नाम लिखना चाहिए, तब ना बात जमती है। ये जो पहले ये जो पहला प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन से ये पेरोक्साइड बन रहा है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेज। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेज। चूंकि ग्लाइकोलेट में जुड़ रहा है, ये पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोलेट के साथ हो रहा है, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये पहला काम हो जा रहा है। दूसरा है कि ये टूट रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। एंजाइम का नाम होता है कैटालेस। और ये दोनों एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं? ये दोनों एंजाइम सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम में मिलते हैं। इसलिए घटना के लिए उसके पेरोक्सिसोम जाना है। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट से देखो कैसे ग्लाइकोलेट बनता है। CH ग्लाइऑक्साइलेट, इसको हम लोग क्या होते कहते हैं? ग्लाइऑक्साइलेट। ठीक है, ऑक्सो। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑक्सो ग्रुप। ये एल्डिहाइड है, तो इसको ऑक्सो जुड़ा, इसलिए ग्लाइऑक्साइलेट। ये भी दो रिएक्शन ऐसा करके होता है। ये स्टेप अभी यहां हो रहा है, पेरोक्सिसोम में चल रहा है ये काम। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्टेप 4 पर। स्टेप 4 भी कहाँ हो रहा है? पेरोक्सिसोम में ही हो रहा है ये काम। एंड दैट इज, नहीं, हाँ हाँ, पेरोक्सिसोम में ही हो रहा है। हम लोग अभी उससे बनाएंगे ग्लाइसिन। अब देखें क्या हम लोग कह रहे हैं? ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन ऑफ ग्लाइऑक्साइलेट। अब ट्रांस एमिनेशन का मतलब क्या है? इसमें अमीनो ग्रुप जोड़ा जाएगा। तो कोई पूछेगा ना कि भाई अमीनो ग्रुप कहाँ से आएगा? हमारा ये है कंपाउंड ग्लाइऑक्साइलेट। अब इसको अमीनो देना है, दो मॉलिक्यूल है। या तो हम डायरेक्ट NH2 NH3 इसमें डाल दें, अमोनिया जोड़ दें, वो तो होगा नहीं। कोई डोनर चाहिए। तो डोनर के लिए यहां पर एक अमाइनो एसिड आता है जिसका नाम होता है ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट जो है वो क्या हम लोग कहते हैं इसको? NH2 डोनर। ऐसे करके समझना है इसको, NH2 डोनर। इसने जब अपना NH2 दे दिया, यह एक अमाइनो एसिड बना, जिसको हम लोग जानते हैं ये हमारा सबसे प्रिय अमाइनो एसिड है। एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन।
और ग्लूटामेट से जब अमीनो ग्रुप निकाल दिए तो ग्लूटामेट की जगह क्या बचा? बचा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सो एकदम एक समझदारी वाली बात होगी, ग्लूटामेट से अमीनो मिल गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बटा, ये टोटल रिएक्शन दो दो करके हुआ है, दो दो करके ये सब रिएक्शन हो रहा है। एंजाइम की बात जब होती है कि एंजाइम का नाम क्या होगा, तो चूंकि यहां पर अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग एंजाइम का नाम लिखते हैं अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है, लंबा लिखा गया। और ये अमीनो ट्रांसफरेज किसके बीच में हो रहा है? तो ग्लाइऑक्साइलेट कोलोन ग्लूटामेट। तो पहले जो लिखते हैं वो एक्सेप्टर को लिखते हैं, और दूसरे में जो लिखते हैं कोलोन डालकर, वो डोनर होता है। तो ग्लूटामेट ने अपना अमीनो ग्लाइऑक्साइलेट को दे दिया, प्रोसेस का नाम हो गया अमीनो ट्रांसफरेज। अब सब जानते हैं कि ग्लाइसिन का अब काम यहां पर खत्म। अब ग्लाइसिन को कहाँ जाना है? अब इनका अगला जो दुकान है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चला ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आएगी तो नेक्स्ट स्टेप की बात आएगी, एंड दैट इज स्टेप नंबर 5। ये स्टेप 5 जो है वो कहां पर है? स्टेप 5 माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया। और अब ग्लाइसिन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और सेरीन बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से डीकार्बोक्सिलेशन, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। तो ये हमारा ग्लाइसिन है, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन है। जब कार्बन निकलेगा, कार्बन तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा तो हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो हाइड्रोजन को पिकअप करने के लिए यहाँ चाहिए एक वो एंजाइम, दैट इज NAD प्लस, प्लस वाटर भी चाहिए। आ जाए हम लोग, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी चाहिए इसको। रिजल्ट क्या हुआ? इसका बाय प्रोडक्ट एक सेरीन बना। सेरीन कैसा दिखता है? 1 डिग्री अल्कोहल का कंपाउंड है, CH2OH। दिस इज कॉल्ड सेरीन। प्लस जो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बाहर निकल गया। अभी तक जो भी रिएक्शन हो रहा था वो डबल हो रहा था, मतलब दो दो का हो रहा था, दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन। लेकिन जब सेरीन बन रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, और इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में लॉस हो गया। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लॉस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। प्लस NADH प्लस H प्लस आयन बन गया, ये हो गया। जो एंजाइम होता है इस पूरी प्रक्रिया में, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोक्सिलेज। इसलिए कई बार इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन की जगह पर कार्बोक्सिलेशन भी लिखा जाता है। तो किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? ग्लाइसिन का, तो नाम पड़ गया ग्लाइसिन कार्बोक्सिलेज। सही है भाई। और इस प्रक्रिया में एक को एंजाइम की जरूरत पड़ती है। को एंजाइम, लेट्स सी, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलेट। इसको एंजाइम को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये फोलेट नाम का एक विटामिन होता है जिसे B9 कहते हैं, उससे ये वही मतलब विटामिन है ये। और ये जो है, क्या अपने साथ ले लेता है? मिथाइल ग्रुप को, तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये पूरा इसका केमिस्ट्री है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया, सेरीन बन गया। अब वापस ये कहाँ गया? पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में कौन सा स्टेप अप होने वाला है? अब तो वापस वापसी का काम चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेप नंबर 6। स्टेप 6, and this is called transamination of
ट्रांस एमिनेशन ऑफ सेरीन। अब देखिए सेरीन को अपना अमीनो ग्रुप अब डोनेट करना है। ये सेरीन है, NH3 CH2OH, ये सेरीन है। अब इसको अपना एमिनो ग्रुप को वापस करना है, तो जिससे लिया था उसी को देना है, वही बनवाना है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट आ गया, बोला तुम्हारा काम हो गया, दे दो हमको अमीनो ग्रुप। इसने अपना अमीनो ग्रुप अगर इसको दे दिया तो ये वापस से क्या बन गया, ग्लूटामेट। प्लस जो कंपाउंड बचा, या जो अब इसके बाद जो बना हुआ कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम है, उसका नाम है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ठीक है। अब वापसी का काम चल रहा है इसका, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। तो हाइड्रोक्सी पायरुवेट का बाद जो स्टेप नंबर 7 होगा, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एंजाइम छूट गया इसमें हम लोग को बताना। जब यहाँ पर एंजाइम की बात होगी, तो आप अगर देखें, ये तो फिर से ट्रांस मतलब एमिनो ग्रुप को ट्रांसफर किया गया है, तो नाम पड़ा एमिनो ट्रांसफरेज। सेरिन से किया गया है, सेरिन एमिनो ट्रांसफरेज स्टेप। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अभी भी नेक्स्ट स्टेप कहाँ चल रहा है, पेरोक्सिसोम में। यही सब सावधानी से दिमाग में रखना है कि कोई स्टेप छूटे नहीं, हर एक की स्टोरी क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। अब हाइड्रोक्सी पायरुवेट कैसा दिख रहा है भाई, तो इस तरह से दिख रहा है, CH2OH। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सो ग्रुप, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो जो सिस्टम लिया है वो दे देगा। देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन उसको मिल जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा कंपाउंड। कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, HOH CH2OH। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ग्लिसरेट। दिस इज कॉल्ड ग्लिसरेट प्लस NAD। अब ग्लिसरेट को कहाँ जाना है, अब ये वापस चला क्लोरोप्लास्ट में। अभी अपने लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहा है, क्लोरोप्लास्ट की तैयारी कर गया, अब हम वापस क्लोरोप्लास्ट जाएंगे। जाओ भाई, किसने रोका है। अब क्लोरोप्लास्ट में वापसी कर रहा है और फाइनल स्टेप की तरफ है। तो अब जो हो रहा है स्टेप, वो हो रहा है 8। और अब क्या है, हम लोग जो ग्लिसरेट बना है उसमें फॉस्फेट जोड़ देंगे, तो फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लिखते हैं फॉस्फोराइल ट्रांसफर, फॉस्फोराइल ट्रांसफर। फॉस्फोराइल ट्रांसफर में क्या होता है, ये जो ग्लिसरेट है, इसके तीसरे कार्बन पर, ये थर्ड है, इस पर फॉस्फेट जुड़ेगा। उसके लिए ये ATP को खर्च करेगा, और ATP खर्च करेगा तो एक फॉस्फेट ले लेगा। फॉस्फेट लेने के बाद जो कंपाउंड बचेगा, वी ऑल नो इट, दिस इज दिस इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये फिर से C3 साइकिल में यूज हो जाएगा। एंजाइम का नाम हो गया काइनेज, ठीक है, ग्लिसरेट काइनेज। सो स्पष्ट रूप से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो जाती है। और इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि अपने एक मैकेनिज्म का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। स्टेप 7 में रिडक्टेज एंजाइम आएगा।